विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों ने दिल्ली का दौरा किया है। इस दरमियान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान कांग्रेस अपने विधायकों को जो उसके अपने मुद्दे रहे हैं उस पर जोर देने का निर्देश मिला है और इसके साथ ही कांग्रेस का जो कोर एजेंडा इलेक्शन के दौरान रहा है, विधानसभा के चुनाव के दरमियान रहा है, उस एजेंडे को, उस वादे को लागू करने की बात कही गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश कच्छप जी। राजेश कच्छप जी भी उस टीम का हिस्सा थे और अभी अभी लौटे हैं। तो राजेश कच्छप जी से ही जानते हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। देखिए देवेंद्र भाई, चुनाव जीतने के बाद में तमाम विधायक आला कमान से मिलना चाह रहे थे, तो हम लोगों को हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय मीर साहब के द्वारा सूचना दिया गया कि इस तारीख को राहुल जी से मुलाकात हो सकती है। लेकिन एक दिन नहीं हो पाई वो इसीलिए कि उसी दिन हमारे कांग्रेसी नेता और सीएलपी बिहार सरकार शकील अहमद जी के बेटे की मृत्यु हो गई थी। एक दिन डिले हुआ, एक दिन हम लोगों ने इंतजार किया और उसके बाद दूसरे दिन शाम को 6 बजे हम लोगों की आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी के साथ हम लोगों की 1-to-1 मीटिंग हुई कांग्रेस ऑफिस में, नए कांग्रेस ऑफिस में। मिलने के बाद, मीटिंग होने के बाद में राहुल जी खड़गे जी ने एक संजीवनी देने का हम लोगों को काम किया कि सरकार झारखंड प्रदेश में हमारी है, गठबंधन की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है। हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा था उसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, उसको झारखंड की जनता को उससे लाभ कैसे दिलाया जाए, उसको कैसे दिलाया जाए। मैया सम्मान योजना में हम 2500 रुपया दे रहे हैं और उसके बाद में सिलेंडर जो है कि 500 रुपया में देने का हम लोगों ने वादा किया है। 500 या 450? 500 के आसपास, 450 के आसपास में है। उसके बाद में फिर युवाओं को हम रोजगार देने का वादा किए हैं। उसके बाद में फिर जो भी हमारा मैनिफेस्टो रहा है, जो संयुक्त मैनिफेस्टो रहा है इंडिया अलायंस का, उसको कैसे लागू कराया जाए। देखिए, 2 चीज है कि सरकार हमारी है, हेमंत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेमंत जी के नेतृत्व में प्रदेश भी सुरक्षित है, प्रदेश भी इत्मीनान है। यहाँ के माता बहन को विश्वास है, यहाँ के युवाओं को विश्वास है, यहाँ के व्यापारियों को विश्वास है, यहाँ के कामकाजी लोगों को विश्वास है। हम लोग को अलायंस को बहुत मजबूती देना चाहते हैं। अभी जो एक्शन मोड में आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, अगर हमारा अलायंस ठीक रहा, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर संतुलित रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि हेमंत जी को आने वाले कम से कम और 2-4 टर्म इनको कोई हटा सकता है। लेकिन उसके लिए कांग्रेस का भी रहना जरूरी है। अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये इस प्रदेश को केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा से नहीं सींचा जा सकता। इंडिया अलायंस के माध्यम से ही इसको लंबे अवधि तक हम यहाँ पे शासन में रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के को नुकसान कराने के लिए ही अन्ना हजारे, रामदेव जी जैसे लोग जो बीजेपी के एक एजेंट थे, बीजेपी के इशारों पे इन्होंने लोकपाल और ना जाने क्या क्या उस टाइम में नंग धड़ंग इन लोगों ने प्रदर्शन किया। 2 बार 2 टर्म देखा जाए तो 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही। लेकिन जो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी को लाई थी, अब आम आदमी पार्टी के पीछे वो लग गया। और चूंकि इंडिया अलायंस हम चाहते हैं देश को बचाना, हम राज्य में सिकुड़ के रहना नहीं चाहते हैं,
हम देश स्तरीय संविधान की जो गरिमा है उसको हम बचाना चाहते हैं। लोगों का जो मूलभूत अधिकार है हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस कुर्बानी का प्रतीक है, कांग्रेस स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो हम जिन मूल्यों को लेकर के स्वतंत्र भारत का निर्माण कराया हमारे पूर्वजों ने, हम उस मूल्यों को रखना चाहते हैं। राहुल जी ने स्पष्ट तौर से किसान, बेरोजगार युवक, मजदूर के बारे में उन लोगों ने स्पष्ट कहा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के माइनॉरिटी का हर परिस्थिति में उनका हित की रक्षा होनी चाहिए। राहुल जी का ये स्पष्ट निर्देश है। फिर आपने एक बात कही, वह सामंजस्य की, माने इंडिया गठबंधन में सामंजस्य हो तभी लंबे समय तक सीएम हेमंत सोरेन सीएम रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही दिल्ली का दौरा हुआ कांग्रेसी विधायकों की ओर से, एक चर्चा सियासी गलियारे में पसरी कि कांग्रेस सत्ता में अपनी मजबूत हिस्सेदारी चाहती है और खासकर जिस तरह बजटीय प्रबंधन किया जा रहा है वो अपने मंत्रियों के हिस्से में या मंत्रियों के बजट में कटौती नहीं चाहती है। क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई थी? देखिए, हम अपने मंत्रियों के हिस्से की बात क्यों करें? हम सरकार के तमाम मंत्रियों के हिस्से की बात करें। हर विभाग इम्पोर्टेंट है, हर विभाग का अपना इम्पोर्टेंस है। देखिए, हमारे पास तो 4 मंत्रालय है और बहुत अहम मंत्रालय है। हमारे पास में स्वास्थ्य है, हमारे पास में ग्रामीण विकास है, खाद्य आपूर्ति है, कृषि है, कृषि पशुपालन है, वित्त है। प्रमुख विभाग हमारे पास में है। नहीं, दावा किया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर जी को यह निर्देश मिला है कि भाई कांग्रेसी विधायक जो है, ये मंत्री जो हैं, उनके बजट का थोड़ा ख्याल रखें। नहीं, वैसे कोई मसला नहीं है, वैसे कोई मसला नहीं है। ऐसे नहीं है ना कि कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री हैं उनके पास कांग्रेस के विधायक अपना सलाह नहीं दे सकते हैं, या जो कांग्रेस के जो मंत्री हैं उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सलाह नहीं दे सकते हैं। सबका बॉस होता है, मुख्यमंत्री होता है। बैलेंस जरूरी है। कृषि से हमारा प्रदेश का वित्तीय स्थिति, किसानों की स्थिति सुधरेगी, रोड नाली से राज्य की स्थिति सुधरेगी। ग्रामीण विकास विभाग भी आप ही वही मैं कह रहा हूँ, रोड पुल पुलिया से राज्य के आवागमन की स्थिति सुधरेगी। खाद्य आपूर्ति से लोगों को जो हमने 7 केजी अनाज देने का बात किया है, दाल देने का बात किया है, वो हम पूरा करेंगे। तो वैसे नहीं है कि मंत्रियों का क्या, उनके मन में क्या चल रहा है वो मैंने नहीं रखता है। मैंने रखता है कि हमारा पार्टी का और सरकार का सामंजस्य कैसे है, तालमेल कैसे है। फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ कांग्रेस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर नहीं ना है, वो तो पूरे तमाम विधायकों के लिए है, तमाम सरकार के लिए है। नहीं, एक खबर यह आ रही थी कि कांग्रेस विधायकों की नाराजगी यह है कि मंत्रियों के द्वारा उनकी सुनी नहीं जा रही है। मेरे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों के साथ में भी। अगर देखिएगा तो कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। आपका रेवेन्यू मिनिस्टर हमारे दीपक बिरुआ जी से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ये नाराजगी हो सकती है कि पार्टी के अगर मंत्री हैं तो सब चुनाव जीत करके आते हैं, सबका अपना अपना वादा रहता है, सबका अपना अपना काम करने का तरीका रहता है। मैं तो डिप्टी सीएलपी होने के नाते मैं इस बात को कह सकता हूं कि कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं, आपको सबसे पहले अपने विधायकों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। द सेंस की बहुत सारे बार होता क्या जाता है कि जिस ऑफिसर से आप काम नहीं करना चाह रहे हैं, जिस ऑफिसर के साथ में काम नहीं करना चाह रहे हैं, या भ्रष्ट ऑफिसर है या उदंड ऑफिसर है, जनता से वो सरोकार नहीं रखता है, जनता के साथ में तालमेल नहीं बना पा रहा है, तो ऐसे अफसर को आप भी नहीं चाहिएगा, क्योंकि आपको तो लोकहित पे ज्यादा काम करना पड़ता है। तो एज ए हम तो अपने कोटे के, जो मान लीजिए ग्रामीण विकास का है, ग्रामीण विकास में मैं तो चाहूंगा ना कि भाई मेरा जिला परिषद का जेई एग्जीक्यूटिव ठीक रहे, मेरा
बाकी जो है अधिकारी ठीक रहे। तमाम जितने हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड यही ठीक रहे, तो मैं तो मांगूंगा ना कि अपने हिसाब से मुझे भी सलाह लिया जाए। यही तो दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है कि जो हेमंत सरकार है वो सारे मंत्रियों पर नकेल कसे हुई है और अधिकारियों का माने पकड़ है वो सीएमओ कुछ ज्यादा मजबूत करता नजर आ रहा है, किसी को मनमाफिक पदाधिकारी नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा ना, सरकार का बॉस तो सीएम ही है, नेता सदन सीएम होते हैं, उन्होंने ही मंत्रिमंडल का बंटवारा उन्होंने ही किया है, तो बॉस तो सबका वही है, हस्तक्षेप वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। हमने कई एक बार मुख्यमंत्री जी से भी कई एक अधिकारियों के बारे में सलाह दिया है, उसमें विचार उन्होंने किया है। माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस और जेएमएम में भेद नहीं रखते हैं। जेएमएम के मिनिस्टर को जो तवज्जो मिलती है, कांग्रेस के भी मिनिस्टर को भी तवज्जो मिल रही है, लेकिन कांग्रेस के मिनिस्टर को भी दोनों चीज को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आकांक्षा है, उनका एजेंडा है, उनके कार्यकर्ताओं का जो आकांक्षा है, उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा और अपने कांग्रेसी विधायकों का भी ख्याल रखना पड़ेगा और सरकार के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी एक तालमेल आपको बना के रखना पड़ेगा, उनको भी विश्वास में लेकर के आपको करना पड़ेगा। लेकिन उनके आड़ में आप बाकी लोगों की बात को ना सुने तो फिर वो जो है ना, मंत्रियों की कमी है, मंत्रियों की कमजोरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि यहाँ पे एसटी, एससी और ओबीसी की पॉपुलेशन ज्यादा है, एसटी की भी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब हमने व्यक्तिगत मैं राहुल जी को अवगत कराया कि भाई यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से भी, मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सलाह मुझसे भी कई एक बार लिया सरना धर्म कोड को लेकर के, तो मैंने कहा राहुल जी से, मैंने भी आग्रह किया कि भाई ये लोकसभा में भी ये बात उठनी चाहिए। अच्छा। और डिमांड जो है, राज्य ने हमारा विशेष सत्र बुला करके इसको पारित किया है, तो लोकसभा में भी ये बात, चूंकि हमारे नेता स्वयं नेता प्रतिपक्ष हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि उनकी बातों को तवज्जो दिया जाएगा, उनका जो मांग रहेगा उस पे सरकार को विचार करनी चाहिए राहुल जी के मांग। तो हमने आग्रह किया है उसी प्रकार से जो हमारा जो मॉब लिंचिंग का कानून जो है, जिसको हम लोगों ने बनाया है, उसको बहुत कड़ाई के साथ यहाँ पे लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा चीज है क्या कि जो ओबीसी आरक्षण का जो 27% जो मांग है, उसको बहुत मजबूती के साथ राहुल जी ने कहा है कि ये लागू होनी चाहिए। और प्रदेश में क्योंकि हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, तो लारा एक्ट 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून जो था, उस कानून को हम लोग चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश में मजबूती से लागू हो। एक दो इशू और जो है कांग्रेस का का हिस्सा था घोषणा पत्र का, उसमें एक तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर, तो क्या माना जाए कि आने वाले चंद दिनों या चंद महीनों में यह घोषणा जो है जमीन पर उतरेगी? देखिए, हमने घर बनाने का वादा किया है, तो घर बनता है तो सबसे पहले नींव खुदता है, उसके बाद पिलर उस पे लगाया जाता है ताकि मजबूत पिलर रहे। हम निश्चित तौर से, राज्य हमारा खनिज संपदा से भरा प्रदेश है, भाजपा ने लूट करके राज्य का खस्तेहाल कर दिया था। 2019 में हमारी सरकार आने के बाद में हम बिना लोन, बिना कर्ज लिए हुए सरकार को चलाए। 2019 से 24 कोविड काल, सुखाड़, ये तमाम चीज होने के बावजूद अभी जो है कि अब हम इसको और बढ़िया से मजबूत नींव रखते हुए राज्य को हम सींचना चाहते हैं। तो उसके लिए किसान को भी हम लोगों ने ऋण माफी किया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एनपीए भी माफ हो। रेगुलर किसान तो दे ही रहे हैं, लेकिन एनपीए का भी माफी हो। हम लोग अभी भी चाह रहे हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं, अपनी ही सरकार में हम लोग इस मांग को रखते हैं। दूसरा चीज है क्या कि 400 हमारा जो मैनिफेस्टो है, सिर्फ हम गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहे, युवाओं को रोजगार देने की भी हम बात करेंगे।
और यहाँ पे जो अ, राहुल जी ने जो जातीय गणना की जो बात की है, जनगणना की जो बात हम उस पे भी बात करेंगे। राज्य में हमारी सरकार है तो जातीय गणना होनी चाहिए, और उसके ताकि जो है यहाँ जो जमीन का जो लूट हो रहा है, यहाँ इवन की जमीन का सर्वे भी होने का जरूरत है। जमीन को केवाला सबका अलग अलग बनाने का जरूरत है, ताकि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, उसमें कोई तीसरा दखल अंदाजी ना कर पाए। तो हम लोग, हमारी सरकार का मांग ये भी है कि ये एक मुद्दों पे हम लोगों ने राहुल जी से, बात खड़गे जी से और वेणुगोपाल जी से बात की। एक स्पेसिफिक सवाल मेरा रहेगा, पेशा एक्ट को लेकर झारखंड में काफी सियासी सरगर्मी है, और यह जो है मुद्दा है पेशा एक्ट, कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। तो क्या पेशा एक्ट को लेकर भी कोई चर्चा हुई है? राहुल गांधी जी स्वयं चाहते हैं, अच्छा, राहुल गांधी जी स्वयं चाहते हैं कि राज्य में आदिवासियों की जो घटती हुई आबादी है उस पर राहुल गांधी जी ने चिंता किया है। चिंता पे यहाँ के मूलवासियों की जो घटती हुई आबादी है, राहुल जी ने उस पर चिंता किया है। तो निश्चित तौर से हम पेशा एक्ट को, हम जो मूल पेशा है, हम उस पर बात करना चाहेंगे। आपकी बात का तो अर्थ निकलता है कि झारखंड में जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, राहुल गांधी ने उस पर भी चिंता प्रकट की। निश्चित तौर से देखिए, हम बयानों पे सरकार को नहीं चलाना चाहते, हम आंकड़ों पे और फिजिकली वहां पे जो है अपने आंखों से देख करके, समझ करके, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम सरकार चलाना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि डेमोग्राफी करके भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से एक मुस्लिम कम्युनिटी को और ईसाई कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा था, हम वैसा नहीं। डेमोग्राफी चेंज हुआ है, यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है कि कहीं कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। हम उस पे बात करते हैं। अगर कोई भी हो, अगर कानून का उल्लंघन किया है तो निश्चित तौर से कानून कार्रवाई क्या होगा, कानून से न्याय की हम अपील करेंगे, न्याय की जनता मांग करेगी। हम भी चाह रहे हैं कि भाई जो कानून का, अगर गैर कानूनी तरीके से अगर यहाँ पे डेमोग्राफी अगर चेंज हुआ है तो उसमें जांच होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ आपके मीडिया के माध्यम से नहीं, ये विधानसभा का स्तर पे इसकी जांच होनी चाहिए, और जो सच है सच है। दिल्ली से निकलकर आप लोग पुणे पहुंचे। मैं आपका फेसबुक पेज जो है देख रहा था, आपने सारे विधायकों के साथ, जो कांग्रेस के विधायक थे, अपनी तस्वीर भी साझा की थी। शायद और अखिल भारतीय विधायकों की एक बैठक थी, उसमें आप सम्मिलित होने गए थे, आप तमाम विधायक। तो वहां से क्या सीख मिली? ये जो विधायकों का एक सम्मेलन था, एनएलसी, तो नेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से वहाँ पे एक शैक्षणिक संस्थान है, तो वहीं पे ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें तमाम पार्टी के लोग वहाँ पे आए थे। देखिए, कहीं पे शरीक होइएगा, कहीं पे चर्चा परिचर्चा में भाग लीजिएगा तो एक नया अनुभव आपको मिलता है। सरकारें क्या कर रही हैं, विधायक गण क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं सरकार के बाद, बड़ा व्यवहारिक। क्योंकि वहां पे एक विधायक जात वहां पे उपस्थित हुआ था, विधायक जात, वहां पे कोई धर्म का विधायक नहीं था, वहां पे विधायक जात उपस्थित हुआ था। तो हम लोग विधायक जात में गए थे। तो अभी 5 साल तक झारखंड में तो हम तो विधायक जात में तो आ ही गए, हम आते ही हैं। तो हम लोगों ने वहां पे विधायकों के साथ में बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, बहुत लोगों को सुनने का, समझने का अवसर मिला। दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है, दूसरे प्रदेश के लोग कैसे सोचते हैं, दूसरे प्रदेश के लोग कैसे करते हैं, ये तमाम चीजों के बारे में चर्चा हुई। बाकी नली गली की समस्या तो हर विधायक, लेकिन पॉलिसी मैटर पे आप अपने कार्यकाल में आप अच्छे पॉलिसी का निर्माण कैसे कराते हैं। मेन हमारा काम है पॉलिसी निर्माण का, पॉलिसी मेकिंग पर ही हमारा फोकस रहना चाहिए। नली गली बनेंगे बिगड़ेंगे उसको भी बनाना है, लेकिन नीतियों का निर्माण जरूरी होता है। राजेश जी, आप लोग दिल्ली के दौरा पर थे और इंडिया गठबंधन को अब तक का एक बड़ा झटका लगा। 15 वर्षों से जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी बादशाहत चला रहे थे, एक ही झटके में मनीष
सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम चेहरे चुनाव हार गए। आपको क्या नहीं लगता कि कांग्रेस यदि आपके साथ होती तो आज आप सत्ता में होती? देखिए, आप इसको ऐसे नहीं करते। आप यदि कांग्रेस के साथ होती तो आप सत्ता में होती। देखिए, आपका आना कैसे हुआ था? अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, किरण बेदी, इन सलीके नेताओं के बल पे वो सत्ता में आई थी, दिल्ली की सत्ता में आई थी, दिल्ली राज्य की सत्ता में आई थी। अब जो है कि बहुत सारे उस स्टेज के बहुत सारे चेहरों को बीजेपी ने राज्यसभा बना दिया, बहुत सारे चेहरों को राज्यपाल बना दिया, बहुत सारे चेहरों को आपको लोकसभा लड़ा दिया, बहुत सारे चेहरों को आपने कहीं ना कोई ओहदा में रखने का प्रयास किया, लेकिन जो लोकपाल था वो गौण हो गया। फिर जो है कि वही खांसी फिर शुरू हो गया। आप जब सत्ता में आए तो उससे पहले आप जो सोचते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद आपकी खांसी शुरू हो गई। तो कांग्रेस का तो कांटा निकल गया ना। देखिए, कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना। आप में जो उदंडता थी, आपकी सरकार में जिस प्रकार से कांग्रेस को बहुत हल्के में ले रही थी, प्रतिफल वही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने तो मात्र 2-3 रैलियां की, यदि 2-4 रैली और हो जाता तो शायद आपका ही सफाया हो जाता पूरी तरह से। देखिए, हम बीजेपी को वॉक ओवर थोड़ी देना चाहेंगे। हम बीजेपी को रोकना जरूर चाहते हैं। सत्ता तो बदल दी है ना, इस बार आपको हटा दिए हैं, अगला बार आप जहां जहां पे तानाशाही आएगी, कांग्रेस वो संवैधानिक धर्म का निर्वाह करेगी। कितने खुश हैं आपके पतन से आप? हम खुश नहीं हैं, बीजेपी के आने से चिंतित है। अच्छा। कि दिल्ली में वो तांडव ना करा दे। बीजेपी जो है, देखिए, कांग्रेस आंदोलन का उपज रही है। कांग्रेस एक विचारधारा पैदा करती है, कांग्रेस एक विचारधारा है। बीजेपी का आगमन एक विशेष रूप से दंगाई या विशेष रूप से उसका आगमन कैसे हुआ? पहले उन लोगों ने गोधरा कांड को अंजाम दिया, फिर उन लोगों ने ये कहा कि हम राम को लाएंगे, तो ईश्वर को कोई नहीं लाता है। उनका आगमन झूठ के बल पे आया, बीजेपी का पूंजीपतियों के बल पे आया बीजेपी का यहाँ पे सत्ता। तो आपका भी तो कुल यही चरित्र रहा। तो मैं तो बता रहा हूं ना, तो वो आया लोकपाल से आया, वो आया भ्रष्टाचार पे आया। अरे आरटीआई तो हमने लाया ना, आरटीआई का बिल तो कांग्रेस में वो हिम्मत है, राहुल गांधी में वो हिम्मत है कि आरटीआई बिल को लाया। उसके बल पे ना आप चुनाव में, आप तो आरटीआई को खत्म कर दिए, आरटीआई को खत्म कर दिया। आप करना क्या चाह रहे हैं? हमने वो हिम्मत, हम देश के लिए सोचते थे। एक बात ईमानदारी से जवाब दिए, जिस तरह से आप, गौतम राजपाल वहां एक मंत्री हुआ करते थे, दलित मंत्री थे आपकी सरकार में, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं का सार्वजनिक रूप से पाठ किया था, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उसे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। दूसरी बात कि जिस तरह से कई मुस्लिम चेहरे पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से जेलों में बंद है, अरविंद केजरीवाल ने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। तो क्या आपको लगता है कि जिस मुखरता के साथ राहुल गांधी जनसंख्या का, जनगणना, जातीय जनगणना का सवाल हो, धार्मिक उन्माद के खिलाफ वे आवाज उठाते रहे और दलितों के संविधान के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, उसके कारण दलितों का, मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ चला गया और इसका नुकसान आखिरकार आपको उठाना पड़ा? देखिए, आप क्या था, वो आप बीजेपी का ही पार्ट 2 है, बीजेपी का ही सेकंड पार्ट है, उसी का छाया प्रति है। आप क्या है, उसी के बीजेपी का ही कार्बन कॉपी रहा है, उसी का फाइनेंस किया हुआ चीज था। क्योंकि बीजेपी को कांग्रेस को हटाने थी, कांग्रेस बीजेपी डायरेक्ट सत्ता में आ नहीं सकती थी, तो उन्होंने आपका इस्तेमाल किया। हाँ,
आपका इस्तेमाल किया, आपके बदौलत सत्ता कुछ दिन रहा, अब बीजेपी वहां पे आपको भी हटा दिया। देखिए ना, देश में बीजेपी चलेगी नहीं, न दिल्ली में बीजेपी चलेगी ना आप चलेगी, ये पूरे देश का ही मसला है। बीजेपी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं राज कर सकती है, इसीलिए नहीं राज कर सकती है कि एक मुद्दे को लेकर के आप कितने दिन तक राज करेंगे। आप सिर्फ जो है कि नफरत का बीज बो करके आप कितने दिन तक समाज को आप गंदा करने का प्रयास करेंगे। समाज सोचता है, समाज विचारता है, और एक दिन वो विचारेगा कि भाई देश कहाँ हमारा जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि जो स्थान अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पे भारत का रहा था, आप देखेंगे कि आप उससे भी बाहर होते जा रहे हैं। हर मौके पे आपको मुंह की खानी पड़ रही है। अभी जिस प्रकार से अमेरिका से हमारे भारतीयों को जिस प्रकार से हाथ पांव बांध करके यहाँ पे लाया गया, आप कैसे विश्व गुरु की बात कर रहे हैं भैया? आप राज्य के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, देश के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। आप मतलब सिर्फ अपने भारत में ही आप झूठ सच बोल सकते हैं। आप क्या विदेश में आप गोमूत्र और गोबर की बात कर सकते हैं क्या? आप नॉर्थ ईस्ट में गोमूत्र और गोबर की बात कर सकते हैं क्या? या विदेश में आप अमेरिका या यूरोपीय कंट्री में आप दूसरे समुदाय के खिलाफ आप बोल सकते हैं क्या? लेकिन वहां आप बोलते हैं सर्वधर्म, आप की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन भारत आते हैं तो फिर आप वही मनुस्मृति पे बात करते हैं। आप फिर जो है कि वही भारत को तोड़ने की बात करते हैं, लोगों की भाईचारगी को बांटने की बात करते हैं। तो आप बाहर कुछ विदेशों में कुछ और बोलते हैं, भारत में कुछ और बोलते हैं। नतीजा क्या है कि आपके नागरिकों को हाथ पांव बांध करके लाया गया यहाँ पे, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये आपकी बहुत बड़ा विफलता है। तो आयुष कच्छप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी थकान भरी यात्रा के बाद में मुझे समय दिया। बहुत शुक्रिया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।